नमस्कार हूँ रोहित शर्मा। भारत में चुनाव एक अजीब सी पहेली बन गई है। कुछ घरे चुनाव का समर्थन करते हैं, कुछ घरे चुनाव का बायकॉट करते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टी का अपना अलग अलग रुख है। भारत में भाजपा जब से सरकार बनाई है, इसने चुनाव को एक अजीब सा मोड़ दे दिया है। और इस मोड़ में जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने एक लेख में बताया था, जो महाराष्ट्र का चुनाव देखते हुए मैच फिक्स है। क्या बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग नई डंडा तैयार कर रहा है, फर्जी बोगस वोटर तैयार किए जा रहे हैं, बिना नाम बिना पर्ची के वोटर लिस्ट बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर बहुत सारे पत्रकारों ने खुल के चीज़ों को रखा है, जनता भी जान रही है चीज़ों को। क्या चुनाव इस दौर में विश्वसनीयता हासिल करेगी? खैर, जो भी है, मेरे साथ हैं CPI-ML लिबरेशन के राज्य कमेटी सेक्रेटरी कुणाल जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या मौजूदा दौर में CPI-ML कुछ नया पहल करेगी, कुछ नया चीज़ दिखाएगी जनता के सामने, या फिर यही चुनावी मोड में चीज़ें चलती रहेगी। आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत सर्वभूमि में आपका है। जी धन्यवाद। कुणाल जी, हम सीधा सवाल पूछेंगे आपसे कि जिस तरह से मतदाता सूची 22 साल का बनाने की कोशिश किया गया है और उसमें फर्जीवाड़े का अंबार लगा हुआ है, क्या CPI-ML इस चुनावी राजनीति में कुछ नया सबक हासिल करेगी? देखिए, चुनाव को हम मानते हैं कि ये लोगों का एक लोकतांत्रिक अधिकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो एक बड़ा अधिकार यहाँ के गरीबों को बाबा साहब ने दिया है वो वोट का अधिकार है। तो वोट के अधिकार पर भाजपा के जरिए जो हमला है, ये समझिए कि यहाँ के लोकतंत्र पर, यहाँ के संविधान पर हमला है। इसलिए इसके खिलाफ हम जनता को कहिए कि सड़कों पर उतरने के लिए हम कहते हैं, और इसके खिलाफ एक लड़ाई चल भी रही है और लड़ाई आगे भी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो स्पेशल जो पुनरीक्षण चल रहा है, ये पुनरीक्षण पूरा का पूरा, इसमें हर रोज़ फर्जीवाड़े की खबर आ रही है। हर रोज़ मैंने जिस तरह से इसका फैसला लिया गया, किसी पार्टियों से कोई राय विचार नहीं, और जिस तरीके से इसको किया जा रहा है और रोज़ रोज़ जिस किस्म की खबर आ रही है, ये एक फर्जी तरीके से समूचा काम चल रहा है। अभी तो सामने आया है कि करीब 73 लाख लोगों का नाम काटने का एक अखबार में आज आया है। वो भी वही आप कैसे निष्कर्ष आपने निकाल लिया, कैसे आपने निकाल लिया कि इतने लोग हैं ही? तो असल में इतना कम समय अब इसमें दिया गया है। अगर ये ज़रूरी ही था तो इस मामले में पर्याप्त समय मिलना चाहिए था, ताकि जो भी मतदाता हैं वो अपना दस्तावेज जमा कर सकें। तो जो बिहार में है उनके लिए भी सबके पास में जो दस्तावेज चाहिए वो नहीं है। जो 11 दस्तावेज सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, वो दस्तावेज लोगों के पास है नहीं। जो दस्तावेज उनके पास है उसको आप मान्यता नहीं देते हैं, आधार कार्ड को नहीं देते हैं, आप राशन कार्ड को नहीं देते हैं, आप वोटर कार्ड को नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनके सुझाव को भी इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा है और कहा जा रहा है कि इतने लाख हमने भर दिया और करीब 73 लाख खाली है। ये तो पूरे लोकतंत्र के साथ, भारतीय जो चुनाव प्रणाली है, लोगों को जो वोट देने का अधिकार है, उसके साथ एक बड़ा हमला है। और हम लोगों का मानना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या बढ़ा करके वहाँ जो है चुनाव की चोरी की गई, उसी तरह से यहाँ जो है वोटरों की संख्या घटा करके चोरी करने की कोशिश हो रही है। पूरे चुनाव को ही की चोरी करने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है। जी, निश्चित है कि कुछ लोग ये बता रहे हैं, जैसे कि TM का भी स्टेटमेंट था कि ये जो मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं रहेगा वह नागरिकता नहीं रहेगा। क्या ये नागरिकता प्रमाण पत्र भी है? अब देखिए, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पूछा कि भाई आप जो हो, एक तरह से एक सेमी NRC टाइप चल रहा है, या NRC ही कहिए, आपको नागरिकता साबित करनी होगी, उसके बाद में तब आप वोटर बनेंगे। तो ये सही है कि जो नागरिक रहेंगे वही वोटर बनेंगे, लेकिन नागरिकता साबित करने का जो काम है ये सरकार का है। जो संविधान की धारा कहती है कि जिसका जन्म यहाँ हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ का नागरिक बनेगा, और अगर किसी के ऊपर नागरिकता का शक है तो सरकार साबित करेगी कैसे वो नागरिक नहीं है। ये जो जिम्मेवारी सरकार पर थी,
सरकार इस जिम्मेवारी को अब नागरिकों पर डाल रही है कि अब आप साबित करिए कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं। तो पूरा जो संविधान में जो प्रावधान दिया गया है उसको ये उलट करके करना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि इस पर बहुत पहले भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हाल में भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का सवाल आपकी जुरिस्डिक्शन का सवाल नहीं है, आप देखिए कि कौन वोटर है या नहीं है, यहीं तक देखिए। अगर आपको शंका होती है किसी की नागरिकता पर तो इसको आप होम मिनिस्ट्री को आप रेफर करिए, लेकिन ये आपका एजेंडा, आपका विषय है ही नहीं। लेकिन पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए उनसे कहा जा रहा है कि आप नागरिक हैं, इसको साबित करिए। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अपने माता पिता की नागरिकता आप साबित करिए। जो 1987 से पहले वाले को तो मान ले रहे हैं, लेकिन उनको भी सब डॉक्यूमेंट भरना है। 1987 से 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए कहा जा रहा है कि अपने दस्तावेज के अलावा आप अपने माता पिता में से किसी एक का भी दस्तावेज दीजिए कि वो यहाँ के नागरिक हैं। और 4 से 24 के बीच में जिनका जन्म है उनसे कहा जा रहा है कि खुद के अलावा माता पिता दोनों का आप डॉक्यूमेंट दीजिए कि वो यहाँ के नागरिक हैं। तो ये तो पूरा एक एनआरसी ही चल रहा है। तो हम समझते हैं कि पहले तो मुसलमान के खिलाफ बात चलती रही कि ये मुसलमान का मामला है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि देश के तमाम जो गरीब गुरबे हैं जिनके पास बहुत सारे कागजात नहीं हैं, उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई नहीं की है, जो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ज़मीन के बहुत सारे कागजात उनके पास नहीं हैं, तो लगता तो यही है कि यहाँ के गरीबों को देश में एक सम्मानित, एक बराबर के बतौर एक नागरिक रहने का शायद हक नहीं है। इसी दिशा में भाजपा काम कर रही है। भाजपा की दिशा में और काम कर रही है। मसलन जैसे कि दिल्ली में उसने नारा दिया था और आते ही जो है झुग्गी झोंपड़ी सबको साफ कर दिया। वह छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी और वहाँ पर जो आदिवासियों को मार के ठंडा कर दिया, 500 आदिवासियों को नरसंहार कर दिया। यूपी में सरकार बनाई हुई है, वहाँ पर 27,000 स्कूल को बंद कर दिया गया। और गुजरात जहाँ इसका होम डिस्ट्रिक्ट था, अपना होम स्टेट है, वहाँ 55,000 स्कूल को बंद कर दिया गया। तमाम प्रक्रियाएं जो जन विरोधी गतिविधियां हैं और मनुस्मृति आधारित जो चीज़ें चल रही है उसको लागू करने की कोशिश भाजपा कर रही है। 69 ईस्वी में आपके ही महासचिव तारा मजूमदार ने चुनाव के तमाम रवैयों को देखते हुए चुनाव बाइकआउट का नारा दिया था और आपने भी पिछले 30-40 सालों में जो मतलब 95 से आप ओपन हुए हैं, हथियार रखे हैं, तो इतने दिनों के बाद क्या आपको लग रहा है कि आपके जो प्रथम महासचिव तारा मजूमदार थे वो ज़्यादा दूरदर्शी थे और उन्होंने सटीक चीज़ को पकड़ लिया था? आज भी चुनाव बाइकआउट का नारा उतना महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए? नहीं, चुनाव बहिष्कार का नारा तो हम नहीं समझते हैं कि वो आज प्रासंगिक है। अतीत में कुछ चीज़ें हुई हैं तो बातें काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। हम लोग तो पहली बार जब चुनाव में आए, मैंने हमारी जो भी लड़ाई है देश में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो और लोगों को एक सच्चा लोकतांत्रिक जो बराबरी का, उनको एक न्यायपूर्ण जीवन जीने का, समानता का, आज़ादी का अधिकार मिले, ये हमारी पार्टी की लड़ाई का यही जो है बुनियादी उद्देश्य रहा है। तो लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि जब हम लोग चुनाव लड़ना शुरू किए, बाबा साहब ने जरूरी अधिकार दे दिया सबों को कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है और हर किसी का जो वोट है लाखपति हो चाहे खाकपति हो, सबका वोट बराबर है। लेकिन सच्चाई यही थी कि लोगों को तो वोट डालने दिया नहीं जाता था। पहले बूथ कब्जा होता था और पूरे चुनाव को ही कब्जा करने की कोशिश कर, यही वही सामंती ताकतें हैं जो कल बूथ कब्जा करती थी और उनके खिलाफ हम लोग 90 में ज़बरदस्त यहाँ पर लड़े हैं। हम लोग जब चुनाव में आए उसी समय लोगों ने बैलेट पेपर देखा और चुनाव गरीबों ने लड़ना शुरू किया और वोट डालना शुरू किया। तो तब से तो चीज़ें अब यहाँ तक आ गई। गरीबों का जो जो दावेदारी बढ़ी है, उनके भीतर से एक समझ बढ़ी है, वो संगठित होकर लड़ने लगे हैं। तो ये भाजपा जो कि बड़े पूंजीपतियों की, कारपोरेट घराने की, जमींदारों की पार्टी है, उनको लगता है कि यही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। इसलिए गरीबों के अधिकार पर कैसे हमला किया जाए, उनके अधिकारों को कैसे घटाया जाए, कटौती की जाए, इसी में लगे हुए हैं। और उनके इसी प्लानिंग का हिस्सा हम समझते हैं कि ये जो वोटबंदी का जो उनका अभियान चल रहा है ये उसी का हिस्सा है। लेकिन अभी हम नहीं समझते हैं कि कोई वोट बहिष्कार ये कोई आज की जो गरीब के सामने या देश के सामने चुनौती है, वोट बहिष्कार इसका कोई हल नहीं है। उनको जो अधिकार मिला हुआ है देश में, संविधान ने जो दिया है, उसकी रक्षा करने और उसमें कोई भी अगर कमी आ रही हो तो उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। यही हम समझते हैं कि आज
देश के सामने। अभी 11 साल हो गए हैं, 11 साल से मोदी सरकार भाजपा सरकार में बनी हुई है, जैसे तैसे जो भी हो। आपने बहुत कोशिश किया था पिछले 24 के इलेक्शन में, तो उन्होंने 240 पर टिकाए उनको, फिर भी सरकार उनकी बनी हुई रही। तो क्या आपको लगता है कि इसी लोग मोदी सरकार को फासिस्ट भी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, अगर फासिस्ट या बुरे लोग सत्ता पर आ जाए तो उसे हटाना इतना आसान नहीं होता। खुद लेनिन बोलते थे कि अगर 100 में अगर 3 भी बदमाश घुस जाए, अगर 4 बदमाश घुस जाए अगर, तो पूरे 100 आदमी को जो घुमा लेगा वो। तो ऐसी हालत में आप कितनी उम्मीद रखते हैं इस लोकतंत्र में अपने आप को टिकाए रखने के लिए? 11 साल का अनुभव कुछ बताइए। नहीं, मामला 11 साल का नहीं है। मैंने यहाँ तो लाखों लोगों ने शहादत दी है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में। बहुत लोगों की मैंने शहादत के बाद में देश में एक संविधान बना, लोकतंत्र आया। तो यूं ही ये लोकतंत्र मिला नहीं है। बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद, सिद्धू कानू से लेकर के जिसमें RSS और इनका जन्म नहीं हुआ था, ये 1925 में इनका जन्म हुआ। इनके पहले से देश की आज़ादी की लड़ाई लोग लड़ते रहे, और देश की आज़ादी की लड़ाई में इनका तो कोई रोल नहीं था, अंग्रेज़ों की दलाली ही थी। उस समय अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अभी आप ट्रंप की दलाली कर रहे हैं। उस समय मैंने उनकी जी हुजूरी करते थे, और आज देख रहे हैं कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं उनकी यहाँ में यहाँ मिला रहे हैं। हिम्मत इनकी नहीं हो रही है कि वो टैरिफ लगावें, चाहे हमारे नागरिकों को डंडा बेरी में भेजें, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो साम्राज्यवाद विरोध जो देशभक्ति का यहाँ विषय था, वही मूल मैंने उसका विषय था। देशभक्ति यहाँ जो आई, राष्ट्रवाद जो आया, वो साम्राज्यवाद विरोध पर आधारित था। लेकिन इनकी तो साम्राज्यवाद परस्ती ही इनकी देशभक्ति है, ये इसी रूप में पेश कर रहे हैं। इसीलिए एक लंबी लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई जरूर है, और देश में एक फांसीवादी शासन चल ही रहा है। ये जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस समय ये हिटलर मुसोलिनी से गुरु मंत्र लेने गए थे। और आज जो है देखिए कि पूरे मैंने फिलिस्तीन के ऊपर, या पूरा हिटलर भी जितना अत्याचार नहीं किया, उस तरह का अत्याचारी शासन एक चल रहा है। मैंने इजराइल के जरिए पूरा फिलिस्तीन पर हमला चल रहा है, और उस शासन के साथ मैंने भारत सरकार के, यहाँ भाजपा के बहुत गहरे रिश्ते हैं। यहाँ के IPS ऑफिसर को भेजा जा रहा है वहाँ ट्रेनिंग के लिए इजराइल में, कि कैसे दमन करें, है ना। उनका खुफिया विभाग यहाँ, हमारे यहाँ का खुफिया विभाग हमेशा बात करता है कि कैसे यहाँ के लोकतांत्रिक आंदोलनों पर दमन चला रहे। अडानी साहब का वहाँ के पोर्ट में पूंजी लगी हुई है, यहाँ उनका जो है हथियार बनता है, ड्रोन बनता है अब हमारे देश में, और इस ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ फिलिस्तीन के लोगों पर हमला करने में हो रहा है। इसलिए एक फांसीवादी शासन तो चल रहा है, और फांसीवाद कभी भी लोकतंत्र समर्थक नहीं हो सकता, और लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, वो उसका विरोधी हमेशा से रहा है। और भारत में कुछ नया नहीं है, ये भारतीय मार्का का ये फांसीवाद है। और ज़रूर फांसीवाद जब आ जाता है तो आता तो है, हमेशा अभी तक तो आया चुनाव के माध्यम से ही, लेकिन चुनाव के माध्यम से जल्दी जाता नहीं। एक बड़ी लड़ाई की जरूरत होती है। नहीं, खूनी लड़ाई, बड़ी लड़ाई नहीं, खूनी लड़ाई। खूनी लड़ाई हो या क्या हो, अभी तो कहना, असल में लोग लड़ते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, लड़ते हैं, वही असली बात है। और वो कैसा रूप लेगा वो अलग विषय है। नेतृत्व तो पार्टी करती है ना, लोग लड़ते हैं, पार्टी करती ही है, लेकिन एक लोकतंत्र रक्षा की लड़ाई है, संविधान की रक्षा की लड़ाई है, अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। तो पूरा देश जब खड़ा होगा, यहाँ के गरीब गुरबे, नौजवान, किसान, मजदूर सब जब खड़े हो जाएंगे, तो कोई भी कितनी भी बड़ी जो फांसीवादी सत्ता हो, उनको पीछे हटना ही पड़ता है। इतिहास यही अभी तक बताया है। हाँ, अच्छा बताया। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, शायद अंतिम सवाल मेरा होगा आपसे, ये जो अगर मैं पूछूँ आपसे कि कौन जीतेगा चुनाव में, आप बोले बेशक आप इंडिया गठबंधन जीतेगा, आप जीतेंगे, लेकिन मेरा दूसरा लक्ष्य उद्देश्य है कि उसने कहा कि अगर आप ना जीते, जैसे कि आप 11 साल से नहीं जीत रहे हैं, तो अगर भाजपा यहाँ जीत जाती है तो क्या क्या बदलाव यहाँ हो सकता है बिहार में, बिहार के लोगों के साथ? नहीं, वो तो आगे की बात है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों जीतेगी यहाँ। आपने सही कहा है, वो कोई पूर्वाग्रह से या हम लोग जो कि भाजपा विरोधी हैं इसलिए यूँ ही बोलते चल रहे हैं, मामला ये नहीं है। हम लोग साफ देख रहे हैं कि 20 वर्षों से यहाँ जो शासन NDA का चल रहा है, पर्दे के पीछे से भाजपा का ही शासन चल रहा है। तो जो भी नारा उनका था, सुशासन के नारा के साथ ही सरकार आई। सुशासन का आप देख लीजिए नमूना क्या है। अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, न सड़क पर सुरक्षित है, बेटियाँ सुरक्षित है। सुशासन का नारा देख लीजिए। और विकास, यही 2 मेन नारा था, सुशासन था और विकास का नारा था। विकास का नारा तो यही है,
20 वर्षों के पास यहाँ जो जातीय सामाजिक गणना हुई उसमें आया कि 1/3 आबादी पूरी पारिवारिक आय उनकी 6,000 रुपये मासिक है। 200 रुपया मासिक पूरे परिवार की आय है। उसी में उनका रोज मैंने कहिए कि दाल रोटी से लेकर के इलाज से लेकर के कपड़ा लत्ता बच्चों की पढ़ाई सब कुछ इसी में है। तो विकास का भी मॉडल तो यही है। इसलिए जरूर एक समय यहाँ जनता ने इनको समर्थन दिया था, लेकिन आज जो बिहार में जनता का मन मिजाज है वो बिहार की सरकार से, नीतीश से, भाजपा की सरकार से उब चुकी है। लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बदलाव तभी चाहेंगे ना जबकि उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। वोट देने का जो फर्जी मामला बन रहा है चुनाव में, इसलिए काम किया ना कि बिना फर्जी मतदाताओं को खड़ा करना है। और जो जेन्युइन मतदाता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का मुख्यतः तो गरीब गुरबा लोग हैं जो गांव में अशिक्षित हैं, बाहर प्रदेश में जाते हैं। 73,000 आपने ही बताया, 73 लाख वोट काटना है। तो जब वो वोट डाल ही नहीं पाएंगे आपको, तो आपको वोट कहाँ मिलेगा? जब वोट नहीं लेते जीतेंगे कैसे आप? लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है। देखिए महाराष्ट्र में तो चुपके से उन्होंने कर लिया। जब सब करा लिया तब उसके बाद हल्ला गुल्ला शुरू हुआ कि ऐसा किया वैसे किया। यहाँ जो है भाजपा रंगे हाथ पकड़ी गई है। उसने जो इलेक्शन कमीशन का जो उसके एकदम मैंने खिलौना के रूप में वो काम कर रहा है, यहाँ उस रंगे हाथ भाजपा पकड़ी गई है। और इस वजह से उनको अब बहुत कुछ करते बन नहीं रहा है। अभी जो जैसे तैसे उसमें मैंने ड्राफ्ट में सबका नाम आवे इसके लिए भरते चल रहे हैं, उसके पीछे जनता के आंदोलन का ही दबाव है ना। तो इसलिए यहाँ की जनता भले ही गरीब है लेकिन अपने अधिकार के प्रति लोग राजनीतिक रूप से सजग है, राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग हैं। और इस हिसाब से लड़ाई एक जारी है और इस लड़ाई को हम लोग और तेज़ करेंगे। अभी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उसको हम लोग देख रहे हैं। और इंडिया गठबंधन बैठ करके हम लोग आगे फिर से हो सकता है बिहार बंद में हम जाएँ, या दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के लिए हम कोई आंदोलन वहाँ प्रोग्राम करें। तो इस सवाल पर अभी इंडिया गठबंधन पूरा सतर्क है और बिहार की जनता भी सब अपनी नज़रों से देख रही है कि क्या हो रहा है। इसलिए इनकी जो मंशा है चुनाव चुरा लेने की, चुनाव को हड़प लेने की, वो मंशा एकदम यहाँ की जनता सफल नहीं होने देगी और भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। आप आसान्वित हैं इस चीज़ों पे? जी आसान्वित क्या, ये साफ दिखता है। आखिर ये भाजपा को करना भी क्यों पड़ रहा है? ये इस तरह का कदम उठाने के लिए भाजपा मजबूर आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि उनको लगा कि इस बार यहाँ उनकी मंशा तो है कि किसी तरह सब सत्ता हथिया लें, सत्ता के बिना भाजपा जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन उनको लगता है कि ये सामान्य तरीके से संभव नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर के उन्होंने सोचा था कि हम इसको कर लें। अब आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि 28 तारीख दिन दिया है, उस दिन में क्या होगा राम जाने। मेरा एक इशारा आपको इस तरफ रहेगा कि जब किसानों का भी सवाल इसी तरह से हुआ था और 1 साल 13 महीने तक वो दिल्ली में घंटा गाड़ के बैठे हुए थे, उस दौर में भी सुप्रीम कोर्ट को टूल बना करके इस्तेमाल करने की कोशिश किया गया था कि किसी तरीके से धरना को खत्म कराया जाए। और इसलिए कुछ फर्जी लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में IPL डाल कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को रोक रहे थे। यहाँ तक कि महिलाओं को भी वहाँ पर रखने से सुप्रीम कोर्ट मना कर रहे थे कि महिलाएं वहाँ क्यों है आंदोलन में, बच्चे वहाँ क्यों हैं। तो इससे चलता पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्षेत्र जो है वो क्षेत्र जनता के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे जिसका चरित्र ही जनता के अनुकूल नहीं है और बाद में साबित भी हुआ, गगोई चले गए राज्यसभा में, फिर बहुत सारे चंद्रचूड़ पर ही बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही निष्पक्ष नहीं है, जनता की तरफ से मोटिव नहीं है, वो खुद भाजपा के हाथों खिलौना की तरह घूम रहे हैं। वो आपको ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कितना भरोसा कर पाएगा? अब देखिए मैंने जो किसान आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करने की भाजपा वाले जो कोशिश करें, लेकिन अंततः भाजपा को पीछे हटना पड़ा। जो उनके जो 4 जो मैंने कानून ला रहे थे उस कानून को उनको तो वापस लेना, 3 कृषि कानून था, 3 कृषि कानून, वो उनको वापस लेना पड़ा। इसलिए ये जो बात सही है कि जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन तमाम संस्थाओं की जो स्वायत्तता थी, उसका जो मूल्य था, वैल्यू था, भाजपा के राज में सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सब जगह RSS के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने अपने आदमी को बिठा दिया है और एक लोकतांत्रिक संस्थाएं मजाक बनती चली जा रही हैं। ये खतरा जरूर है। फिर भी हम समझते हैं कि किसी भी संस्था को जनता का की जो आवाज़ है, जनता की जब मजबूत आवाज़ उठती है तो हर संस्था को सोचना पड़ता है और जनता की आवाज़ के मद्देनज़र उसको फैसला लेना पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे कुछ हो, साजिश की वजह से ही सिर्फ अगर मैंने किसी की सत्ता रहती तो आज तक कभी कोई बदलाव नहीं होता।
जो शासक दल रहते हैं उनको अहंकार भी हो जाता है, फांसीवादियों को और अहंकार हो जाता है कि हम जो चाहते हैं चाहेंगे हम कर लेंगे। लेकिन इतिहास तो यही कहता है कि कुछ दिन उनका चलता जरूर है, लेकिन एक समय आता है कि जनता जब सड़कों पर उतर जाती है तो उनको पीछे हटना पड़ता है, उनकी सत्ता, उनकी मंशा, उनकी साजिश खत्म होती है। इस बार हम समझते हैं कि बिहार जो है का जो चुनाव है वो सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं बल्कि देश में जो लोकतंत्र की लड़ाई रक्षा की चल रही है उसका एक मजबूत जो है ये मैंने लड़ाई का सेंटर है, देश का चुनाव ये बन गया है। और इस सवाल पर लोग बोल भी रहे हैं। मामला नहीं यहाँ का जो SIR चल रहा है, जो विशेष पुनरीक्षण, ये सिर्फ बिहार का एजेंडा नहीं बना हुआ, पूरे देश का एजेंडा बना हुआ है। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर बिहार में ऐसा होगा तो विदेश में भी ऐसे ही होगा। और जो उनका नोटिफिकेशन पहला जो 24 जून वाला है उसमें उन्होंने लिखा है समूचे देश में हम ऐसा करें, है ना। तो इसलिए इस पर पूरा देश सतर्क सचेत है, बिहार की जनता लड़ रही है, इसलिए भाजपा की मंशा पूरा नहीं है। अच्छा, भाजपा का कहना है कि आप लोग खास करके कांग्रेस हो गए, माले वगैरह हो गए, लेफ्ट के लोग खास करके हो गए, चाहे जो भी CPI हो, माले हो, जो भी हो, ये तमाम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो घुसपैठिया है, बांग्लादेश से घुसाता है, नेपाल से घुसाता है, म्यांमार से घुसाता है, इन लोगों को शरण देते हैं, संरक्षण देने के लिए जो है आप अपना तिकड़म भिड़ा रहे हैं और भाजपा जो है इसको हटाना चाहती है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा रहेगा, मेरा सवाल ये नहीं रहेगा कि साहब जब भारत के नागरिक अमेरिका में जाकर के राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है या वहाँ पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो क्या यह मुद्दा बनाना इतना आवश्यक है कि नेपाल का नागरिक आकर के, म्यांमार का नागरिक आकर के, बांग्लादेशी आकर के यहाँ घुसपैठिया बन कर रह रहा है, उसके खिलाफ अभियान चलाया जाए? देखिए, खुद 2019 में पार्लियामेंट में रविशंकर जी जो उसमें लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ही हवाले से बताया कि 2016 से लेके 16, 17, 2018, 19 तक, 19 में बोल रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ 3 विदेशी नागरिक के बारे में पता चला है। एक गुजरात से, एक तेलंगाना से, एक बंगाल से, बिहार से एक भी नहीं था। इसीलिए आज अचानक जो ये बता रहे हैं कि इस बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं और म्यांमार तक के हैं, तो ये पूरी तरह से झूठी बात है। वो भी सूत्र के हवाले से बता रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप साफ साफ सामने आइए, बोलिए, इलेक्शन कमीशन को खुद बोलना चाहिए। तो ये एक बगले झांकना जिसको कहते हैं कि अपनी जो गलत, ये समूची की समूची जो इनकी कार्रवाई है वो विवादास्पद बन गई है। जो पूरा SIR है वो विवाद के घेरे में आ गया है। इसका पूरी प्रक्रिया, पूरी इसकी विश्वसनीयता एकदम मैंने सवाल के घेरे में है। और इसलिए अनेक तरह से इसको वो अपने जस्टिफाई करने के लिए तर्क कुतर्क सब जुटा रहे हैं। लेकिन ये सबकी नज़र में है, उनका खुद ही कहा हुआ है, खुद जो है सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है। तो अब कहाँ से अचानक आ गए? अगर कोई आ भी गया तो आपकी खामी है, आप साबित करिए, आपको साबित करना पड़ेगा। तो अब कोई तथ्य आंकड़ा नहीं है, कुछ नहीं, सीधा सीधी बस ऐसे ही फेंकते रहना, कुछ झूठ बोलते रहना। ठीक है, जीत के आंकड़ा आप चाहते हैं, जीत हो जाए, हम जीत जाए। अगर आप हार गए तो क्या करेंगे? नहीं, इस तरह से काल्पनिक बहस, काल्पनिक जो है कोई परिस्थिति पर तो बहस नहीं हो सकती। अगर हार गए तो क्या होगा? मोदी जी कहा कि हम हार गए थे, चल झोला उठाने चल देंगे, क्या आपकी भी स्थिति है? झोला उठाने को तो उनके लोगों ने तो झोला तो उठाया उन्होंने नहीं। वो तो कहिए कि गोएबल्स की वंश परंपरा के भाजपा वाले हैं। हर एक उनका मानना है, गोएबल्स का कहना था कि अगर झूठ को 100 बार कहा जाए तो सच में बदल जाता है। तो वो तो उससे ज़्यादा जो है कहिए कि आगे बढ़े हुए भाजपा और संघ के लोग हैं। और ये झूठ बोलना, जाल फरेब करना, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री इनकी चलती है। इसलिए मामला इसका है नहीं। इसलिए बात जो है कोई काल्पनिक बहस करने से, कोई काल्पनिक सवाल उठाने से नहीं होगा। सब तथ्य सामने है। अभी मोदी जी का प्रोग्राम मोतिहारी में हुआ। इससे पहले भी जो है हम लोग विक्रमगंज में देखे, यहाँ रोड शो हुआ। सब चीज़ करके उन्होंने देख लिया है, सब कुछ करके देख लिया है कि कोई जनता का बड़ा रिस्पॉन्स नहीं है। विक्रमगंज में तो मैंने उत्तर प्रदेश तक से लोगों को बुलाया गया और 7, 8, 10 जिलों से लोगों को बुलाया जा रहा है, तब भी कुर्सियाँ खाली रह रही। तो वो तो साफ उनको दिख रहा है कि इस बार हमको जनता चुनने नहीं जा रही। फिर भी जीत जाती है ना, लोकसभा चुनाव में जीत गया 49 सीट। अब ठीक है, लोकसभा में जीत गए, लेकिन हर बार ऐसे ही होगा? कैसे, कौन सोच रहा था कि 240 वोट आए? 320 से 240 पर तो आ गए। बिहार में आज तक जो है पर्दे के पीछे से काम करते रहे। अब पर्दे के पीछे से भी काम करने की, सत्ता चलाने की उनकी स्थिति नहीं है। इसलिए
इतना सारा वो तिकड़म में उतरे हुए हैं। इसलिए ये हम समझते हैं कि चुनाव में इंडिया गठबंधन हार जाएगी तो क्या करेगा, ये हम समझते हैं कि गलत सवाल है। गलत सवाल है, ठीक है। अगर जीत जाते आप हैं तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन बनेगा आपके लिए? मुख्यमंत्री का चेहरा कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो हम लोगों के लिए कोई एजेंडा नहीं। बोलते हैं लोग सब फुटबॉल होगा, एक दूसरे को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, असली विषय है हमारा जो दल है या जो इंडिया गठबंधन है, वो चेहरे को सामने नहीं रख के, मुद्दे को सामने रख करके बात करते हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव मुद्दों पर हो, न कि चेहरा पर हो। तो इस हिसाब से जहाँ तक चेहरे का सवाल है, इतना बड़ा गठबंधन है, इतने सारे नेता हैं, हमारे सामने कोई मैंने कही कि चीफ मिनिस्टर की कोई कमी नहीं है। चलिए, आपने मुद्दे की बात का 2-3 मुद्दा गिना दीजिए, क्या मुद्दा रहेगा आपके पास? सबसे बड़ा मुद्दा तो देख लीजिए बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मामला जो है विकास का है। सबसे बड़ा मामला सुरक्षा का है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का है। जितना भी आशा रसोईया पोजीशन से कहिए कि एकदम बंधुआ मजदूर की तरह रख के खटाया जा रहा है, वो बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा कितनी बुरी स्थिति में आ गई है, कितना शिक्षा को लेकर पलायन है ना। अस्पताल की स्थिति देख लीजिए कितनी बुरी है। किसानों का सवाल, पूरे देश में कहिए कि मंडी प्रणाली है, हमारे यहाँ मंडी प्रणाली नहीं है। किसानों का ये देश है, ये राज्य है, और यहाँ देख लीजिए कि मंडी प्रणाली खत्म करके, सबसे पहले मंडी खत्म बिहार में ही किया गया था। जी 2006 में किया गया था, तो आज तक बहाली नहीं हुई। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। मुद्दे तो पूरा का पूरा कहिए कि जितने बड़े बड़े वादे करके सरकार यहाँ आई थी, किसी भी वादे को वो पूरा नहीं कर सकी। आज देखिए बाढ़ कितनी है, बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है, दोनों एक साथ बिहार में है। इसीलिए मुद्दे ही मुद्दे हैं, और इतने सारे मुद्दे आज जमा हो गए हैं। लोगों ने 20 वर्ष का समय इस सरकार को दिया, और हर तबका आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जनता आप पर विश्वास कैसे करें? अभी देखिए ना, अभी आज हमारी एक टीम गई है, नालंदा गई है। कुर्मी जाति के बेचारे गरीब आदमी थे, कपड़ा का व्यवसाय करते थे, कर्ज में इस तरह से वो फंस गए कि पूरा का पूरा परिवार जो है आत्महत्या कर लिया। एक शायद वो बच रहे थे, कोई उनका परिवार का, शायद वो भी लोग बता रहे थे कि वो भी लेकर बचेंगे नहीं। अब इस तरह की घटनाएं घट रही। माइक्रो फाइनेंस का देखिए कैसा जाल बिछा हुआ है ना। छोटे छोटे कर्ज के लिए सरकार कर्ज कुछ देती नहीं, न रोजगार देती है। पलायन उसी तरह से है। गरीब को बिना कर्ज लिए काम नहीं चलेगा, चाहे घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई शादी विवाह हो, या बच्चों को पढ़ाना हो, बिना कर्ज के काम नहीं चलेगा। सरकार की ओर से कर्ज की कोई व्यवस्था नहीं है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का पूरा जो है शोषण और अत्याचार चल रहा है। तो इसलिए मुद्दे तो बिखरे पड़े हैं, और हर तबका आज मैंने अकुताया हुआ है, और बिहार में एक बदलाव लोग चाहते हैं कि हो। आप चाहते हैं कि मतलब लोग जनता आपकी बात पर भरोसा करे, आपको वोट दे। जनता भरोसा क्यों करे आप पर? नहीं, सवाल हमारा भरोसा नहीं है, वो खुद ही उनको लग रहा है। उनके जो मुद्दे हैं, जो सरकार ने जितने वादे किए, उन वादों पर सरकार खुद जो है अमल उसने नहीं किया है। इसलिए उनके मन में खुद ही सवाल है कि ये जो सरकार चल रही है, ये मैंने वादा खिलाफी वाली सरकार है, इसने जो है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी नीतीश ने तो 125 यूनिट फ्री बिजली दिया है। अब देखिए ये सब जुमलाबाजी है। जिस समय अब सरकार आपकी खत्म हो रही है, 2 महीने 1 महीने की सरकार है, उस समय घोषणा की अब झड़ी लगा हुआ। 20 वर्ष से कहाँ थे आप? 5 साल से आप कहाँ थे? तो ये सब चुनावी कहिए कि फसल काटने की सब ये साजिश है, जुमलाबाजी है। अगर इनके दिल में सच्ची अभी भी बात अगर रहती, सच्चाई रहती, बहुत कुछ कर सकते थे। बहुत 20 साल का यहाँ की बिहार की जनता ने इनको समय दिया, बिहार के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों का विकास करने के लिए। ये सब चुनावी जुमलाबाजी है, और इस झांसे में बिहार की जनता नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे कुणाल जी, और इन्होंने कई चीज़ों का स्पष्ट रखा। इन्होंने बताया कि चुनाव बहिष्कार अभी जो है अतीत की बातें बन चुकी है, अभी वर्तमान में और भविष्य में इसकी उम्मीद नहीं है। भविष्य की बात उन्होंने नहीं कहा, मैं जोड़ते रहा हूँ। और जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा लड़ रही है पीछे से, उस दौर में भी कि ये आसाम है कि मतलब उनको हराते हुए संघर्ष को नई दिशा देंगे और सत्ता पर आने की संभावना है, जीत हासिल करेंगे। और कौन सा मुखरा होगा इनका मुख्यमंत्री के पद के लिए, वो बात की बात है, जब सरकार बनेगी तो देखा जाएगा, और उसमें कोई विवाद भी नहीं है। बहरहाल ये थे कुणाल जी, और मैं रोहित शर्मा। विदा दीजिए, नमस्कार। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए।